डियर स्टूडेंट्स, हमने पिछली क्लास में कार्नोट साइकिल स्टार्ट किया था। उसके बारे में पढ़ा समझा है कि कार्नोट साइकिल में 4 प्रक्रम होते हैं: समतापीय प्रसार, रुद्धोष्म प्रसार, समतापीय संपीड़न और रुद्धोष्म संपीड़न। हमने समतापीय प्रसार के बारे में पिछली क्लास में डिस्कस कर लिया। समतापीय प्रसार ए से बी के मध्य में हो रहा है। इसमें P1 V1 T1 वाली कंडीशन P2 V2 और T1 कंडीशन में परिवर्तित हो जाती है, लेकिन T1 T1 कांस्टेंट है बच्चों, इसलिए इसको हमने बोला है समतापीय एक्सपेंशन, समतापीय प्रसार हो रहा है। समतापीय प्रसार में जो सिलेंडर हम लेते हैं उसके पिस्टन का एक्सपेंशन होता है, प्रसार होता है, बाहर की तरफ पिस्टन सरकता है, तो तंत्र यानी गैस के द्वारा पिस्टन पर W1/RT1 ln V2/V1 कार्य किया जाता है। दूसरा हमारे पास में रुद्धोष्म प्रसार है। रुद्धोष्म प्रसार में या रुद्धोष्म परिस्थिति उत्पन्न करने के लिए सिलेंडर को ऊष्मा कुंड से हटाकर कुचालक जैकेट में फिट कर देते हैं, जिससे तंत्र न तो ऊष्मा ग्रहण कर सकता है और ना ही त्याग सकता है। अर्थात इस स्थिति में Q2 का मान 0 होगा। Q2 का मान कितना होता है बच्चों? 0 होता है। अब देखिए, रुद्धोष्म प्रसार को हम इस तरीके से समझ सकते हैं, डायग्राम को हम साफ नहीं कर सकते अभी से बच्चों। यानी B से C तक एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो रहा है, तो Q2 का मान बच्चों हमारे पास में 0 है। अकॉर्डिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अकॉर्डिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा E बराबर Q2 माइनस W2, डेल्टा E बराबर माइनस W। समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर बच्चों ये हो गई 3। हम जानते हैं, we know that डेल्टा E बराबर CV dt, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं बच्चों, डेल्टा E की जगह CV dt लिख सकते हैं, या W2 बराबर माइनस CV dt, या W2 बराबर हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं बच्चों, माइनस CV और dt का मतलब T2 माइनस T1। अगर माइनस को अंदर ले जाते हैं हम, W2 बराबर CV T1 माइनस T2। क्वेश्चन नंबर 4, ये बच्चों हमारे पास में रुद्धोष्म प्रसार में किया गया कार्य है। अब तीसरे हम उस पर चलते हैं पॉइंट पर। तीसरा पॉइंट हमारे पास में आता है समतापीय संपीड़न। यहाँ पर भी T2 और यहाँ पर भी T2। समतापीय संपीड़न में क्या है बच्चों, आयतन B3 से B4 हो जाता है, यानी कम हो जाता है। तो थर्ड हमारे पास में थर्ड पॉइंट है बच्चों, थर्ड पॉइंट है हमारे पास में समतापीय संपीड़न। समतापीय संपीड़न, समतापीय संपीड़न में क्या करते हैं, सिलेंडर को रुद्धोष्म परिस्थितियों से हटाकर कम ताप T2 वाले ऊष्मा कुंड से जोड़ते हैं। स्थिर ताप T2 पर गैस को संपीड़ित किया जाता है, जिससे आयतन V3 से घटकर V4 हो जाता है और दाब P3 से P4 हो जाता है। समतापीय परिवर्तन में डेल्टा E बराबर 0 होता है बच्चों। तो डेल्टा E बराबर, यानी अकॉर्डिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अकॉर्डिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा E बराबर Q3 माइनस W3
तो हमारे पास में Q3 बराबर W3, इक्वेशन नंबर 5। स्थिर ताप पर संपीड़न के लिए, स्थिर ताप पर संपीड़न के लिए किया गया कार्य, Q3 बराबर W3 बराबर माइनस RT2 ln B4 अपॉन B3, ये समतापीय संपीड़न के लिए किया गया कार्य होता है। अब हमारे पास में इसमें लास्ट प्रक्रम का जो पथ है वो है D से A की तरफ तंत्र जा रहा है, यानी रुद्धोष्म संपीड़न। तो फोर्थ पॉइंट इज रुद्धोष्म संपीड़न। फोर्थ पॉइंट है हमारे पास में रुद्धोष्म संपीड़न, एडियाबैटिक कंप्रेशन। इधर देखिए, रुद्धोष्म संपीड़न, रुद्धोष्म संपीड़न में हमारे पास में एडियाबैटिक कंप्रेशन, एडियाबैटिक कंप्रेशन में बच्चों वही Q4 बराबर 0, तो डेल्टा E बराबर माइनस W और W4 बराबर माइनस CV T1 माइनस T2, इक्वेशन नंबर, ये थी हमारे पास में बच्चों 7, और ये W का किसके बराबर हो गया, समीकरण नंबर 8। समीकरण 8 रुद्धोष्म संपीड़न में किए गए कार्य को रिप्रेजेंट करती है। समीकरण 8 रुद्धोष्म संपीड़न में किए गए कार्य को रिप्रेजेंट करती है। अब हम जानते हैं बच्चों, चक्रीय प्रक्रम है, उसमें छोटे छोटे प्रक्रम हैं, इन सब के कार्य को जोड़ दिया जाता है तो हमको अधिक मात्रा में कार्य की प्राप्ति होती है। तो बच्चों हमारे पास में समीकरण नंबर 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, इनमें जो कार्य की प्राप्ति हुई है उसको हम जोड़ देते हैं तो पूरे चक्रीय प्रक्रम के लिए कार्य हमको प्राप्त हो जाता है। तो पूरे चक्रीय प्रक्रम के लिए, कार्य, पूरे चक्रीय प्रक्रम के लिए कुल कार्य W चक्रीय या W कुल बराबर W2 प्लस, यानी W1 W2 प्लस W3 प्लस W4, यानी बच्चों W1 W2 W3 W4 हमारे पास में कार्य प्राप्त हो गया है। इसके मान रखने पर हम W1 W2 W3 W4 के मान समीकरण 2, 4, 6, 8 से रखते हैं तो हमको W चक्रीय RT1 ln V2 अपॉन V1 प्लस CV T1 माइनस T2 प्लस RT2 ln V2 अपॉन V1 की जगह बच्चों हमारे पास में है V4 अपॉन V3 माइनस CV T1 माइनस T2। तो बच्चों ये माइनस का है और ये प्लस का है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास में W चक्रीय बराबर जो बचेगा RT1 ln V2 अपॉन V1 प्लस RT2 ln V4 अपॉन V3, समीकरण नंबर 8। यहाँ पर बच्चों संपीड़न में नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन उसका कैलकुलेशन में कोई योगदान नहीं होता। V1 और V4 बच्चों हम जानते हैं
एक रुख दोष वक्र पर है। हमने ग्राफ में बताया था बच्चों B1 और B4 एक रुख दोष वक्र पर है और B2 व B3 दूसरे रुख दोष वक्र पर है। दूसरे रुख दोष वक्र पर है। तो हम जानते हैं बच्चों, वी नो दैट V1 अपॉन V2 बराबर V4 अपॉन V3। समीकरण 9 से W चक्रीय बराबर RT1 ln B2 अपॉन B1 प्लस RT2 ln B4 अपॉन B3 की जगह हम रख सकते हैं B1 अपॉन B2। W चक्रीय RT1 ln B2 अपॉन B1 माइनस RT2 ln, हमने माइनस कर दिया बच्चों, B2 ऊपर चले जाएगा, B1 नीचे जाएगा, B2 अपॉन B1। हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, या W चक्रीय हमने बच्चों R कॉमन ले लिया, T1 माइनस T2 और कॉमन क्या गया ln B2 अपॉन B1। ये कार्नोट चक्र के चक्रीय प्रक्रम में किए गए कुल कार्य को रिप्रेजेंट करता है। कार्नोट चक्र के चक्रीय प्रक्रम में किए गए कुल कार्य को रिप्रेजेंट करता है। अब हमारे पास में एक और है बच्चों, एक टर्म और है, ऊष्मा दक्षता या इंजन की दक्षता। ये कंप्लीट हो गया बच्चों। दक्षता कार्नो इंजन की दक्षता, इस पर न्यूमेरिकल भी आते हैं बच्चों। कार्नो इंजन की दक्षता, कार्नो इंजन की दक्षता को हम ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ईटा बराबर W साइकिल अपॉन Q1। W साइकिल का मान RT1 माइनस T2 ln B2 अपॉन B1। और बच्चों Q1 अवशोषित ऊष्मा का मान था RT1 ln B2 अपॉन B1। B2 अपॉन B1 R से R, तो ईटा बराबर हो गया बच्चों हमारे पास में T1 माइनस T2 अपॉन T1। ये ऊष्मा इंजन की दक्षता को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर बच्चों T1 है उच्च ताप सोर्स है और T2 है वो निम्न ताप यानी सिंक का ताप होता है बच्चों। इस तरीके से हम आसानी से ऊष्मा इंजन की दक्षता को कैलकुलेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, केवल हमारे पास में उच्च ताप यानी सोर्स का ताप और सिंक का ताप हमको अगर पता है। तो इस तरीके से हम आसानी से ऊष्मा इंजन की दक्षता को निकाल सकते हैं। अब हमारे पास में है बच्चों कार्नोट पिरामिड। एक छोटा सा टॉपिक है बच्चों कार्नोट पिरामिड। कार्नोट पिरामिड को हम केवल थ्योरेटिकल समझ सकते हैं। कार्नोट थ्योरम, कार्नोट पिरामिड यदि दो भिन्न भिन्न उत्क्रमणीय इंजन, यदि दो भिन्न भिन्न उत्क्रमणीय इंजन समान ताप वाले स्रोत व सिंक के मध्य कार्य करें, दो भिन्न भिन्न उत्क्रमणीय इंजन समान ताप वाले स्रोत व सिंक के मध्य कार्य करें तो उनकी दक्षता भी समान होती है। यानी इंजन अलग अलग है। हमारे पास में एक E1 इंजन है, एक E2 इंजन है, एक E3 इंजन है, लेकिन ये वर्किंग कंडीशन में दो टेम्परेचर के बीच में है। यानी यहाँ पर
यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ये T1 और T2 इस वाली कंडीशन में T1 और T2 के बीच में अलग अलग इंजन काम करते हैं, तो इनकी एफिशिएंसी 𝛳1 बराबर 𝛳2 बराबर 𝛳3 होगी, 𝛳3 होगी। इस तरीके से हम कार्नो प्रमेय को समझ सकते हैं। ओके बच्चों।